Hello kids! Welcome to the class of Environmental Studies, class 5. So kids, we are starting our new unit 5, Resources. The chapter number is 9, Renewable and Non-Renewable Resources. Learning objective: Natural resources, some renewable resources, non-renewable resources, soil. सो किड्स, आज इस चैप्टर में से क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आज हम लर्न करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में, एंड देन इन द चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दी सम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड इन द लास्ट वी विल स्टडी अबाउट दी सॉइल। सो शुरू करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज. Nature is an abundant source of things we use for our daily needs. When we are about to prepare food, we need food items like wheat flour, rice, vegetables, water, utensils, cooker and heat source like gas, etc. So, nature में जो है by earth यानी by nature हमें जो है काफ़ी सारे जो है sources provided है जो हमें help करते हैं daily life में। जैसे अगर हमें खाना बनाना हो तो खाना बनाते टाइम हमें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे राइस हो गया, व्हीट फ्लोर हो गया एंड आपके वेजिटेबल्स हो गए, आपको यूटेंसिल्स चाहिए होता है, पानी चाहिए होता है, कुकर चाहिए होता है जिसमें आप खाना बनाते हैं, साथ ही एक हीट सोर्स भी चाहिए होता है यानी गैस वगैरह आपको चाहिए होते हैं एज अ मटीरियल, एज अ सोर्सेज टू कुक फूड। Infobits. A hydroelectric station uses the power of falling water to turn its generators. Water is stored in a reservoir behind a huge dam. So, station है which is hydroelectric station, वो क्या करता है? Falling water की यानी बहुत ही तेज गिरते हुए पानी की जो है पावर को यूज करता है so that वहाँ के जो जनरेटर्स है वो चल सके, यानी उस वाटर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सो दैट हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन के जो जनरेटर्स हैं वो चल सके। वाटर इज स्टोर्ड इन अ रिजर्वोयर बिहाइंड अ ह्यूज डैम। सो वाटर को कहाँ स्टोर किया जाता है? ह्यूज डैम होता है, उसके पास जो है रिजर्वोयर होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है, वहाँ पे जो है वाटर को कलेक्ट किया जाता है, स्टोर किया जाता है एंड एक हाइट से जो है उसे थ्रो किया जाता है। All these things are provided to us by nature. One can create nothing new on their own. We depend on nature for finished products or raw materials. So, जितनी भी चीज़ें जो अभी हमने पढ़े, हमें फूड को बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीज़ें जो है हमें नेचर ने प्रोवाइड कर रखी है। हम जो है खुद से कोई भी फिनिश प्रोडक्ट या कोई भी मटेरियल जो है प्रिपेयर नहीं कर सकते until and unless हम नेचर के रिसोर्सेज को यूज ना करें। The materials which we use for making things that are provided by nature are called natural resources. Air, water, food, petroleum, soil, forest are all natural resources. So, ऐसे materials जो हम use करते हैं चीज़ों को बनाने में, या ऐसे materials जो हम as a raw materials use करते हैं जो हमें provided है किससे? नेचर से, यानी ऐसे मटेरियल्स, ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से प्रोवाइडेड है उनको कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर हो गया, फूड हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सॉइल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये सारे जो है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि ये रिसोर्सेज जो है हमें नेचर से प्रोवाइडेड है। लेट मी आंसर, हाउ वी गेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर? So kids, you will write the answer of this question on your own. Different types of energy. So kids, इस पिक्चर में जो है आप देख सकते हैं, आपको जो है बहुत सारे टाइप्स की जो है एनर्जी को शो किया गया है। जैसे आप यहाँ पे से देख सकते हैं डैम हो गया, ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं द गर्ल इज कुकिंग फूड, यहाँ पे वाटर से जो है टैप से जो है वाटर हो रहा है। यू कैन सी यहाँ पे जो है विंड मिल है जो विंड को यूज करता है सो दैट आप जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। टीचर्स नोट: टेल द स्टूडेंट दैट दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज. Make learners understand their various uses.
So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. The natural resources which we cannot consume wholly are called renewable resources. Nature provides renewable resources again and again periodically. So ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो लोग जो हैं उनको पूरी तरह से कंज्यूम नहीं कर सकते, ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज को कहा जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नेचर जो है ऐसे रिसोर्सेज को जो है टाइम पीरियोडिकली जो है हमें प्रोवाइड करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल, रिवर वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स as the amount of water used by us is replaced by nature in the form of rain. So अगर हम renewable resources के एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है रिवर वाटर। ये जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि उसका जो पानी होता है, जो रिवर का वाटर होता है, वो हम कंज्यूम करते हैं, यूज़ करते हैं, उसको जो है वो रिप्लेस्ड हो जाता है वो पानी किससे? रेन से। तो नेचर क्या है, उस पानी को रेन से रिप्लेस कर देती है। Food is also renewable resource as the farmers can grow more food for us. Energy we get from the sun, solar energy, energy we get from water, hydro energy and the wind energy are the examples of renewable sources of energy. So food जो है वो भी एक renewable resource है, renewable energy है। क्यों? क्योंकि farmers जो है हमारे लिए बार बार जो है crops को grow करते हैं। अगर हम और एनर्जीज की बात करें, ऐसी जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, तो वो कौन कौन सी है? जो हमें सन से मिलती है विच इज सोलर एनर्जी, जो हमें वाटर से मिलती है विच इज हाइड्रो एनर्जी एंड विंड एनर्जी। ये जो एग्जांपल्स हैं ये किसके हैं? रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी रिमेन रिन्यूएबल until we use not more than we require. So जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो तब तक रिन्यूएबल रहते हैं जब तक हम उनका ओवर यूज ना करें। मोस्ट ऑफ द एनर्जी सोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल। फॉर एग्जाम्पल, coal, petroleum and natural gases are non-renewable sources of energy as their amount is fixed and cannot be replaced, or even if they can be replaced, the pace is very slow. So जो मोस्ट ऑफ द एनर्जीज होती है वो नेचुरल नहीं होती, यानी वो जो है रिन्यूएबल नहीं होती, वो जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है हमारे नेचर में जो है वो लिमिटेड अमाउंट में ही प्रेजेंट है, उनका अमाउंट जो है फिक्स्ड है और वो जो है दूसरे किसी से रिप्लेस नहीं हो सकते। और अगर हम उनको रिप्लेस कर भी सकते हैं तो वो जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। सो ऐसे सोर्सेज को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जांपल्स हो गए आपका कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस। ओके, सो नेचर ने जो है हमें नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रखे हैं जो कि दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक आपका हो गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है नेचर क्या करती है, टाइमली जो है शॉर्ट इंटरवल्स में पीरियोडिकली जो है उनको कन्वर्ट करती रहती है, दोबारा से जनरेट करती रहती है हमारे लिए। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है वो जो है हमारे नेचर में जो है फिक्स्ड अमाउंट में ही प्रेजेंट है एंड उसको जो है हम रिप्लेस नहीं कर सकते। रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द सन। द सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट। इट गिव्स हीट एंड एनर्जी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। इट इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। सो सन जो है वो लाइफ का एक सोर्स है। कैसे? क्योंकि ये जो है हमें हीट प्रोवाइड करता है सन एंड हमें एनर्जी देता है सो दैट अर्थ पर जो है सारे लिविंग थिंग्स जो है सर्वाइव कर सके एंड ये जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। द सन रेज आर एब्सॉर्ब्ड बाय द ह्यूज सोलर पैनल्स टू गेट इट्स एनर्जी। दिस एनर्जी कॉल्ड द सोलर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, टू हीट अप वाटर और रूम। सो जो सन की रेस होती हैं उसको एब्सॉर्ब करने के लिए जो है ह्यूज सोलर पैनल्स होते हैं। आपने कभी देखा भी होगा लोग जो अपनी छतों पे, बिल्डिंग्स पे ऊपर जो है सोलर पैनल्स लगा देते हैं। वो पैनल्स जो है सन रेस को कैच करता है एंड उस एनर्जी को यूज़ करता है विच इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। एंड वो एनर्जी जो है खाना बनाने में, वाटर को हीट करने में, रूम को हीट करने में यूज़ की जाती है। Solar cells convert sunlight into electricity.
solar energy is a good option to be used by the common people. So अगर हमें सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना है तो हम जो है सोलर सेल्स का यूज़ करते हैं, और सोलर एनर्जी जो है काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है जो कॉमन लोग, जो कॉमन पीपल है आजकल यूज़ करते हैं. सो किड्स, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सोलर एनर्जी को. बहुत सारे सोलर पैनल्स हैं जो आपकी छतों पे लगाए जाते हैं सो दैट उसको जो है वो एनर्जी को कैच करती है, सन रेज को कैच करती है और उसको कन्वर्ट करती है. वाटर. We get water from many sources like rain, streams, ponds, sea, rivers and oceans. Water is used by us for many purposes. So next जो renewable resource है वो है water, जो कि हमें काफ़ी सारे sources में से मिलता है जैसे ponds, lakes, oceans, seas, rains and streams. Water is also used to generate electricity as it has energy. So water के अंदर जो है energy present होती है जिसको use करके जो है हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. सो वाटर में जो एनर्जी प्रेजेंट होती है उसमें से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है एंड इस इलेक्ट्रिसिटी को कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. इट इज जनरेटेड बाय टर्बाइंस बाय द फॉलिंग वाटर. दिस जनरेट्स इलेक्ट्रिसिटी. सो होता क्या है, जो फॉलिंग वाटर होता है मतलब गिरते हुए पानी के झरनों को बहुत ही तेज़ी से गिराया जाता है एंड उसको जो है जनरेट किया जाता है टर्बाइंस का यूज़ करके. एंड उस फॉलिंग वाटर में से जो है एनर्जी निकलती है वो एनर्जी जो है यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में. एंड किड्स, यहाँ पे जो आप देख सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को, यानी ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी जो कि वाटर से प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में. Since the amount of water used is replaced by rain, it is a renewable resource. But the extensive use of water cannot be replaced by nature alone. We should use it more carefully to save our future. So, जो वाटर का अमाउंट होता है सीज और ओशंस में वो रिप्लेस हो जाता है किसकी हेल्प से? रेन की हेल्प से. बट स्टिल जो है एक्सटेंसिव अगर हम ओवर अप्लाई कर लेंगे, ओवर यूज़ कर लेंगे तो उसका सप्लाई जो है नेचर का करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो हमें जो है वाटर को जो है अपने फ्यूचर के लिए जो है केयरफुली यूज़ करना चाहिए. विंड एनर्जी इज ऑल्सो यूज टू जनरेट एनर्जी एंड टू डू अदर मैकेनिकल वर्क्स. Wind is a renewable resource because will go on getting wind till nature exists. So wind का भी जो है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में और बहुत सारे मैकेनिकल वर्क्स को करने के लिए. अब विंड जो है वो रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? द रीज़न इज विंड एनर्जी जो है तब तक रहेगी जब तक एटमॉस्फेयर में जो है विंड रहेगी, एंड एटमॉस्फेयर में जो है जब तक लाइफ है तब तक विंड रहनी ही रहनी है. सो इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स. एंड किड्स, इस पिक्चर में जो है आप विंड फार्म को देख सकते हैं. वहाँ पे विंड मिल्स बने होते हैं जो कि विंड का यूज़ करके जो है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट इज dung of animals. The dung of animals is also a natural renewable resource. You must have heard about gobar gas plant. So kids, दूसरा जो है वो डंग ऑफ एनिमल्स है, वो भी जो है नेचर से ही हमें प्रोवाइडेड है और इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स. क्यों? क्योंकि ये जो है गोबर गैस प्लांट्स में जो है एनिमल डंग को डाला जाता है सो दैट हम उसमें से जो है एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकें. जैसे कि किड्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं गोबर गैस प्लांट आपको दिखा रखा है. इट्स अ टैंक, ओके, एंड ये जो है इनलेट है जिसमें से गोबर डंग डाला जाता है. ओके, इनलेट में जो है गोबर डंग को डाला जाता है एंड देन पाइप के थ्रू जो है इस कंपोस्ट टैंक में जाता है. एंड कंपोस्ट टैंक से जो है ऊपर गैस टैंक होता है जिसमें से आपका फ्यूल निकलता है. एंड ये जो है आउटलेट है, जो बचा हुआ रेसिड्यू होता है फ्यूल निकलने के बाद वो एनिमल डंग जो है मैन्योर के तौर पे फर्टिलाइजर्स के लिए यूज़ किया जाता है प्लांट्स को देने के लिए. तो वो एक प्रॉपर अच्छा मैन्योर होता है विच इज़ अ नेचुरल मैन्योर, नेचुरल फर्टिलाइजर जो कि प्लांट्स को दिया जाता है. गोबर गैस प्लांट इज यूज्ड टू जनरेट फ्यूल फॉर कुकिंग एंड अदर पर्पसेस. The residue of dung is used as fertilizers for the plants.
It is the best manure for the growth of plants. So again वही जो मैंने आपको explain किया कि गोबर गैस प्लांट जो है जनरेट किया जाता है, यूज़ किया जाता है so that एनिमल डंग में से जो हम फ्यूल को निकाल सके so that वो कुकिंग के लिए और बहुत अदर पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जो बचा हुआ डंग होता है वो जो है एज अ मैन्योर यूज़ होता है प्लांट्स को फर्टिलाइजर्स देने के लिए। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। कोल। Coal is formed by the dead plants and trees buried under the ground for very long periods. The buried trees and plants get converted into coal by heat and pressure of the earth for a long time. So coal जो है वो non renewable resource है क्योंकि ये जो है dead plants और जो dead animals होते हैं जो अर्थ की सरफेस पे बहुत ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक प्रेजेंट होते हैं उससे जो है वो फॉर्म्ड होता है। होता क्या है, जितने भी बड़े ट्रीज और आपके प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में बाय द प्रेजेंस ऑफ हीट एंड प्रेशर। यानी अर्थ का जो हीट होता है ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और जो अर्थ का प्रेशर होता है उस वजह से जो है प्लांट्स और एनिमल्स जो बरिड होते हैं अर्थ के सरफेस पे वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। The extensive use of coal should be avoided because one day this natural resource may be finished from nature. So बहुत मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं कोल को फॉर्म होने में। सो इसका जो यूज़ है वो बहुत ही कम टाइम तक करना चाहिए यानी बहुत लिमिटेड करना चाहिए क्योंकि बहुत जल्दी है कि हमारे नेचर से ख़त्म हो जाएंगे। सो किड्स इन पिक्चर में आप देख सकते हैं a drowned animal sinks into the mud. सो जो मरा हुआ एनिमल है वो मड में जो है वो सिंक हो गया है। इन दिस पिक्चर एन एनिमल whose soft parts are rotten away, leaving the bones layers of mud cover the skeleton. सो बहुत पीरियड ऑफ टाइम के बाद जो फ्लैश है एनिमल का वो ख़त्म हो जाता है, लास्ट में जो है बोन्स बच जाती है एंड इस बोन्स पे जो है कवर हो जाता है अर्थ की मड से। द स्केलेटन एंड लेयर्स ऑफ मड प्रेस्ड इनटू द रॉक इन टाइम। एंड फिर उसके बाद वो स्केलेटन जो है धीरे धीरे जो है मड की लेयर्स में प्रेस होता जाता है एंड रॉक में दब जाता है कोल लेयर। एंड इन द लास्ट पिक्चर यू कैन सी उसके बाद जो है जब वो अर्थ सरफेस में दब जाता है मड के अंदर तो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है कोल की लेयर्स आने लगती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स बीनीथ द सी। The dead sea organisms get buried into the layers of rocks. The heat and pressure transform them to oil and natural gas. So पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे बनते हैं? वो अंडर द सी में बनते हैं। जो सी क्रिएचर्स होते हैं वहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जब वो मर जाते हैं बरिड हो जाते हैं सी के सरफेस के अंदर उसकी हीट के अंदर वो जो है रॉक्स में कन्वर्ट होके जो है ऑयल और नेचुरल गैस में फॉर्म्ड हो जाते हैं एंड इस प्रोसेस को बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। द ड्रिलिंग ऑफ रॉक्स फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल एंड गैस इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस। द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑल्सो टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स। वी शुड यूज पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, नेचुरल गैसेस एक्सेट्रा मोर वाइजली टू फेस द फ्यूचर। सो जब रॉक्स में ड्रिलिंग की जाती है नेचुरल गैस को और ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में वो प्रोसेस जो है काफ़ी लंबा और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड इस प्रोसेस को बनने में जो है मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। इसलिए हमें जो है डीजल, कैरोसिन, पेट्रोल एंड इन सब का नेचुरल गैसेस का इन सब का जो है प्रिसाइसली यूज़ करना चाहिए। सो किड्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस अंडर द सॉइल। सॉइल के अंडर जो है गैस और ऑयल प्रेजेंट होती है। आप देख सकते हैं ये जो लेयर है ये ऑयल की है, उसके ऊपर जो है गैस होता है एंड सबसे ऊपर जो है आपकी लेयर होती है रॉक लेयर्स की। यानी रॉक लेयर्स के नीचे आपका गैस होता है नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस के नीचे आपका ऑयल प्रेजेंट होता है जिसमें से आप पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं। एंड इसमें आप देख सकते हैं दो फ्लास्क आपको शो करे गए हैं। The flask on the right shows what the raw black soil looks like after it has been filtered. So जो रॉक्स में से हम जो है रॉ ब्लैक ऑयल को निकालते हैं वो आपको इस फ्लास्क में शो किया गया है एंड इसके बाद जब उसको फिल्टर किया जाता है फर्दर मशीन्स वगैरह में तो वो इस तरह का आपको शो होता है। Metals and minerals. Nature has provided us with valuable gifts of metals and minerals. These gifts should be used properly because
these are non-renewable resources. सो नेचर ने जो है हमें मेटल्स और मिनरल्स भी प्रोवाइडेड कर रखे हैं जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये जो है नेचर में जो है एब्यूडेंट अमाउंट में ही और लेस अमाउंट में ही प्रेजेंट है. आवर हाउस होल्ड आर्टिकल्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स. सो जो हमारे हाउस होल्ड्स है वो काफ़ी सारे डिफरेंट मेटल्स से बना होता है. Some metals are abundant in nature like aluminium, iron and magnesium, while some metals are limited like tin, silver, gold and platinum. So we should use them more wisely. So वही नेचर ने जो है कुछ मेटल्स और मिनरल्स को जो है एब्यूडेंट फॉर्म में दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में दे रखा है. जैसे एग्जांपल हो गए आपके एल्यूमिनियम, आयरन और मैग्नीशियम. लेकिन वही नेचर ने जो है कुछ मेटल्स और मिनरल्स जो है लिमिटेड अमाउंट में दे रखे हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर एंड टी. इसलिए हमें जो है इनका प्रिसाइसली यूज करना चाहिए. एंड किड्स यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं गोल्ड बार की. दिस इज द पिक्चर ऑफ माइनिंग जहाँ से मिनरल्स और मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है. एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ एल्यूमिनियम शीट. Infobits. Sometimes deadly poisonous gases are found in coal pits. Many miners have died inhaling such poisonous gases. So कभी कभार क्या होता है जो कोल पिट्स होते हैं यानी जहाँ से कोल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है डेडली पॉइजनस गैसेस भी प्रेजेंट होती है. तो इस वजह से क्या होता है जो माइनर्स होते हैं यानी वो लोग जो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं कोल को और बाकी सब चीज़ों को, वो जो है कभी कभार मर जाते हैं जब वो उन डेडली पॉइजनस गैस को इनहेल करते हैं. Soil. Soil is the most valuable resource on earth. Soil not only contains metals and minerals in its layers but also grow the plants which are the food producers. So soil जो है सबसे ज़्यादा valuable resource है अर्थ के ऊपर जो present है. क्या रीज़न है इसका? ऐसा नहीं है कि सॉइल में सिर्फ मेटल्स और मिनरल्स ही प्रेजेंट होते हैं उसकी लेयर्स में. उसके साथ साथ जो है सॉइल जो है सबसे ज़्यादा मेन रिसोर्स है जो कि यूज़ किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए. और प्लांट्स ग्रो होंगे तभी जो है लोगों को फूड प्रोड्यूस होगा. इट सपोर्ट्स प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. इट गिव अस फूड थ्रू द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. लाइफ कैन नॉट बी इमेजिन इन द एब्सेंस ऑफ सॉइल. सो सॉइल जो है प्लांट्स को भी सपोर्ट देती है और एनिमल्स को भी सपोर्ट करती है. एंड वो जो है हमें फूड प्रोवाइड करते हैं जब वो ग्रोथ करते हैं. सो अर्थ पे या कहीं भी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती विदाउट द हेल्प ऑफ सॉइल. फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. सो अब हम सॉइल की फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे. द वेदरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम द सॉइल्स. सो जब रॉक्स की वेदरिंग होती है और जब आपस में वो टूटते हैं तो उससे जो है सॉइल फॉर्म होती है. द विंड, वाटर एंड लिविंग बीइंग्स आर द कॉजेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स. Due to cooling, heating and drying, the rocks crack and break up into small pieces to form soil. So soil को बनाने में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है? विंड इंक्लूडेड है, वाटर इंक्लूडेड और लिविंग बीइंग्स भी इंक्लूडेड है जो रॉक्स को तोड़ते हैं. सो रॉक्स किस वजह से टूटते हैं? हीटिंग की वजह से, कूलिंग की वजह से और ड्राइनेस की वजह से. इस वजह से जब रॉक्स टूटते हैं वो क्रैक होते हैं और स्मॉल पीसेस में ब्रेकअप हो जाते हैं एंड उससे जो है सॉइल फॉर्म्ड होता है. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज अ स्लो, लॉन्ग एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस. द क्वालिटी ऑफ सॉइल इज एन एसेट ऑफ अ नेशन. इट एड्स वेल्थ टू द कंट्री. सो जो सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेस है, काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. एंड जो सॉइल की क्वालिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती है, वो एक एसेट होता है एक कंट्री के लिए, क्योंकि अगर सॉइल अच्छी होगी तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा, क्रॉप्स की जो यील्ड है वो बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा कंट्री की जो है वेल्थ इंक्रीज होगी. सो किड्स इस पिक्चर में आप देख सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन बाय ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स. यूजेस ऑफ सॉइल. Our basic needs such as food, clothes, shelter, etc. are fulfilled by soil. Forests which grow in soil bring rain and support various plant and animal activities. Large deposits of metals and minerals are present in the soil. तो सॉइल के यूजिक क्या होते हैं? जैसे हमारी बेसिक नीड्स हो गई, फूड हो गया, क्लोथ हो गया, शेल्टर हो गया, सब जो है हमें सॉइल से ही फुलफिल्ड होते हैं. फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं,
जो एनिमल्स होते हैं उनको भी जगह मिलती है, उनको भी फर्टाइल मिलता है एंड रेन को ब्रिंग करते हैं और सपोर्ट करते हैं। सॉइल में बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन सॉइल मेक इट फर्टाइल एंड हेल्पिंग मेंटेन द इकोसिस्टम। सॉइल के अंदर जो है काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखते हैं। Soil is also used for making bricks, pots and porcelain etc. Soil also stores water under the ground. So soil से जो है bricks वगैरह भी बनती है, pots बनती है एंड soil जो है water को absorb करके hold करके रखता है ground के अंदर, जिसको हम as a underground water भी use कर पाते हैं। This underground water is pure and free of germs, so it can be used for drinking purposes. And ये जो underground water होता है free of germs होता है, so उसको as a drinking भी use कर सकते हैं। तो किस इस पिक्चर में देख सकते हैं आप soil used for making bricks। इस पिक्चर में soil used for making pots। pots को बनाने के लिए भी soil का use किया जाता है। Soil stores water under the ground which is used for drinking, cleaning etc. So soil जो है वाटर को अंडरग्राउंड में करके यूज करता है, स्टोर करता है, जो कि क्लीनिंग और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। सॉइल इरोजन, द कैरिंग अवे ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सो सॉइल इरोजन क्या होता है? जब सॉइल जो है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे शिफ्ट हो जाती है ड्यू टू द विंड और वाटर, उसको कहा जाता है सॉइल इरोजन। Heavy rainfall in hilly areas causes soil erosion on the slope. In plains, flood water carries away the soil. So hilly areas में जो है बहुत तेज बारिश की वजह से soil erosion होता है, और plains में जो है जब flood water आ जाते हैं उस वजह से soil erosion हो जाता है। The storm and wind also carry away the soil from one place to another. The soil erosion leads to loss of upper layer of soil. So उसके साथ साथ जो स्टॉर्म होती है और विंड होती है वो भी जो है सॉइल इरोजन को कॉज करती है, और जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो रिमूव हो जाती है। इससे क्या होता है? अपर लेयर रिमूव हो जाती है एंड इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी और सॉइल की फर्टिलिटी जो है बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है क्योंकि टॉप लेयर जो है रिमूव हो जाती है बाय रिमूविंग द लेयर ऑफ ह्यूमस इन सॉइल, और सॉइल में जो ह्यूमस होता है उसकी लेयर भी रिमूव हो जाती है। मैन इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। To meet his needs, a man continuously cuts forests and trees. So, natural reasons के साथ साथ जो है man-made reasons भी हैं बहुत सारे soil erosion के, जैसे man जो है continuously forest और trees को cut कर रहे हैं। To acquire land, he changes grasslands into cemented land. And land को acquire करने के लिए जो grasslands हैं उनको cemented areas, cemented land में convert कर रहे हैं। Soil erosion is also carried out by animals. Overgrazing by the animals makes the soil bare. The grass holds soil in its long, continuous roots and thus takes the soil erosion. So, soil erosion जो है animals भी अक्कर करते हैं, जैसे जब वो overgrazing कर लेते हैं पर्टिकुलर लैंड पे, तो इस वजह से जो है सारे मैन्योर्स और ह्यूमस और फर्टिलिटी सब चली जाती है एंड सॉइल इरोजन अक्कर होता है। सो किड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको सॉइल इरोजन बाय वाटर दिखा रखा है एंड यहाँ पे इस पिक्चर में जो है सॉइल इरोजन बाय एनिमल्स दिखा रखा है जब वो ओवरग्रेजिंग कर जाते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, मैन प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट फ्रॉम माइंस, फैक्ट्रीज एंड होम्स। मोस्ट ऑफ द वेस्ट आर बरीड इन द लैंड। दिस कॉजेस सीरियस सॉइल पॉल्यूशन। सो सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? जब लोग जो है अपना बहुत सारा वेस्ट फैक्ट्रीज में से, होम्स में से जो है सॉइल के अंदर बरीड करते हैं, वो सारा सॉइल में चला जाता है एंड उससे जो है सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। द केयरलेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स आल्सो लीड टू सॉइल पॉल्यूशन। इसके साथ साथ जब हम लो क्वालिटी के फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं, अच्छे वाले नहीं यूज़ करते, तो इससे भी जो है सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट होता है। द सॉइल पॉल्यूशन कॉज इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल and contamination of water as well as air. So soil pollution से क्या होता है? सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खराब हो जाती है, इससे जो है जो वाटर और एयर होता है वो भी कंटामिनेटेड हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है। सो किड्स, यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं वुड कटिंग को, जो कि सॉइल इरोजन को लीड करता है, एंड दिस पिक्चर शोज टू ग्रासलैंड चेंज इनटू सीमेंटेड लैंड। सॉइल कन्वर्सेशन,
The soil is being damaged by the activity of man. Thousands of tons of soil is carried away by wind or water due to the deforestation. So soil जो है काफ़ी सारी एक्टिविटीज से डैमेज हो रहा है मेंस की. टन्स ऑफ सॉइल जो है वो कैरिड अवे हो जाती है ड्यू टू द वाटर और विंड which leads to the deforestation. The desert land is spreading speedily. The careful protection of the soil or to check soil erosion is called soil conservation. So, soil erosion को check करते रहना, stop करते रहना और जो है बहुत सारे केयरफुल मेजर्स और प्रोटेक्शंस को कैरी करना सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको कहा जाता है सॉइल कंजर्वेशन. Different methods are adopted to check soil erosion. Number 1, more trees should be grown at slopes of mountains. So, mountains के slopes पे ज़्यादा से ज़्यादा trees को grow करना चाहिए जिससे जो है soil erosion पे check हो सके. Number 2, overgrazing by the cattle should be avoided. Cattles के through overgrazing करवाना जो है हमें stop करना चाहिए. Number 3, terrace farming should be done in the hilly areas. Hilly areas में जो terrace farming को promote करना चाहिए. Number 4, strong embankments along river banks reduce soil erosion. So, अगर river banks में जो है काफ़ी ज़्यादा strong embankments बनाए जाएंगे तो soil erosion को stop करता है. Number 5, trees should be planted in large numbers. हमें ज़्यादा से ज़्यादा numbers पे trees को जो है plant करना चाहिए. Number 6, proper use of fertilizers reduce the infertility of soil. So, हमें जो है fertilizers का properly use करना चाहिए and अगर हम नहीं करेंगे तो इससे जो है इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल रिड्यूस हो जाती है. इन्फोबुक्स. ड्यू टू ह्यूज सॉइल इरोजन रिवर्स आर लूजिंग देयर डेप्थ. सो सॉइल इरोजन जब बहुत ज़्यादा होने लग रहा है उससे क्या हो रहा है, जो रिवर्स है उसकी जो डेप्थ है वो लूज होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है. फैक्ट फाइंडर. रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, while non-renewable resources such as fossil fuels are finite and deplete over time. So जो renewable resources है जैसे solar और wind energy ये जो है naturally जो है by the nature जो replenished होती रहेगी over the time period periodically दोबारा generate होती रहती है. लेकिन जो non-renewable resources होते हैं जैसे fossil fuels होते हैं ये जो है finite है, limited है हमारे nature में और ये जो है over the time deplete हो जाएंगे, यानी over the time खत्म हो जाएंगे. समझो. So kids, अब चैप्टर के मेन पॉइंट्स को समराइज करते हैं. Natural resources are the substances which we get from the nature. Renewable resources do not reduce even after using them again. Example, river water, solar energy, the food grains, etc. which farmers can grow periodically. Non-renewable resources are fixed in amount. They are replaced very slowly. Example, coal, petroleum and natural gases. Electricity generated by water is called hydroelectric power. So, water से जो electricity generate होती है उसको क्या कहते हैं? Hydroelectric power. Coal is formed by the dead plants and trees buried under the ground for a very long period. Soil is formed by the weathering and breaking of rocks. Exercise. A. Tick the correct option. A. Water is a dash. Options are non-renewable source of energy, renewable source of energy, hydroelectric power. The correct answer is renewable source of energy. B. Solar cells convert dash. Options are potential energy to kinetic energy, heat energy into chemical energy, sunlight into electricity. The correct answer is sunlight into electricity. C. The metal which is not much abundant in nature is dash. Options are aluminium, magnesium, gold. The correct answer is gold. D. Soil pollution is caused due to dash. Options are cutting of tree, grassland changed to cemented land, waters from mine factories and homes in the soil. The answer is waters from mine factories and homes in the soil. B. Fill in the blanks. A.
The amount of water used by us is replaced by dash. Answer is rain. B. Metals are extracted from the dash. Answer is nature. C. Dash converts solar energy into electricity. Answer is solar cells. D. Most of the energy resources are dash. Answer is non-renewable resources. E. Dash is formed by breaking and weathering of rocks. Answer is soil. C. Write true or false. A. Wool that we get from sheep is an example of renewable natural resource. True. B. The plants cause soil pollution. False. C. If the resource available to us do not produce, it is called non-renewable resource. True. D. Substances which we get from nature are called natural resources. True. E. Microorganisms present in soil make the soil fertile. True. D. Match the following. So kids, इस क्वेश्चन में हमें कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है. A. River water. The correct answer is 3. Renewable natural resource. B. Soil erosion. The correct answer is 5. Wind and water. C. Natural gas. The correct answer is non-renewable natural resource. D. Soil conservation. The correct answer is 4. Planting more trees. E. Soil. The correct answer is natural resource. F. Answer the following questions. A. How can the dung of animals be used? The answer is the dung of animals can be used as to generate fuel from the gobar gas plants, and the residue of the dung animals can be used as the manures for the plants' fertilizers. B. How can we conserve soil? Write any 4 ways. The answer is we can conserve soil in the following ways: by planting more and more trees, by stopping the overgrazing by animals, by using the proper use of fertilizers and pesticides, and the last is promoting the terrace farming in the hilly regions. C. Why is it important to use coal and petroleum more wisely? The answer is it is important to use coal and petroleum more wisely because both these are present in the fixed amount in the nature and cannot be replaced. D. What is soil erosion? Name the agents that bring soil erosion. The answer is soil erosion means when the soil moves from one place to another due to wind and water is called soil erosion. The 2 agents that bring soil erosion are storm, wind and water. E. Name various natural renewable resources. The answer is the natural renewable resources are solar energy, wind, water, rainfall, etc. Activity time. Draw a picture of a gobar gas plant. So kids, इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है? आपको प्रोवाइडेड बॉक्स के अंदर जो है गोबर गैस प्लांट की जो है पिक्चर को ड्रॉ करना है. So kids, you will do this activity on your own. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.